किसी समय गांव-गांव में लोहार हुआ करते थे। वह हर गांव अपनी जरूरत के औजार, हल, बैलगाड़ी इत्यादि में लोहे का काम इन्हीं से करवाते थे। लोहे का संबंध हर उस व्यवसाय से है जहां औजारों की जरूरत पड़ती है। पर पिछले कुछ दशकों से लोहार अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि औजार बनाने की मॉडर्न फैक्ट्रीज ने इन्हें पूरी तरह डिस्प्लेस कर दिया है। जबकि दिनों में अच्छा चलता था, अब बेकार है। अब कम हो गया है? हाँ। वो क्यों? जब सच्चे दिनों में लेबर अच्छा आता था हमारे पास काम करने के लिए, अब वो आता नहीं है। हमें उसे घिगा लेता हूँ, नया नहीं तो हमें बेकार होते हैं। अब लेबर नहीं मिलता है? नहीं मिलता। क्यों लेबर क्यों नहीं मिलता है? ऊपरी काम में फायदा ज्यादा है, व्यापारी काम में ज्यादा फायदा। काम में, वो हमारे काम में, उसमें फिरते हुआ उसमें ज्यादा फायदा है, उस पे चले आते हैं। आप कितना पैसा दे सकते हैं इसमें? इसमें हमें 30-40 रुपए दे सकते हैं। और बाकी काम में कितना मिलता है? बाकी काम में 50-60 ऐसा कमाते हैं। ये 4 लोग है ना इसको काम करने के लिए, 1 लोग 2 लोग है तो काम नहीं होता, 4 लोग रहने से काम होता, नहीं तो नहीं होता। कोई 1 लोग रहने से कोई सा भी व्यापार कर सकते ना, इसलिए ये 4 लोग के ऊपर आधार पड़कर काम करना, 1 आदमी कर सकता नहीं, कर ही नहीं सकता। इसलिए ये काम जीवन का व्यापार अच्छा है। जब हमने इनसे पूछा कि क्या व्यापार करेंगे, तो जवाब मिला, सब्जी की रेहड़ी लगाएंगे। We have built our iron and steel technology upon a process which does not make use of our artisanal skills or our raw materials in any way at all, you know. Whereas if you look at who are the people who are doing metallurgy in our departments of metallurgical engineering in IIT or BHU, I doubt very much if you will find even a single person who was a traditional lohar in these departments. We find that they are precisely the community who are today called backwards and scheduled castes, who have been the inheritors of our technological legacy. And if we see who has now come in to take their place in the modern counterparts, we find that they are people with no history of working with their hands, with no history of having addressed these technological problems. विश्वकर्मा समूह का दूसरा बड़ा हिस्सा स्थापत्य विद्या यानी आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। हमारे शिल्पी व स्थपति मंदिर, किले व महल तो बनाते ही थे, साथ ही में उन्होंने बड़े बड़े शहरों को भी डिजाइन किया। मोहनजोदाड़ो के वक्त से सिटी प्लानिंग हिंदुस्तान में एक विकसित कला रही। जयपुर, बनारस, सीरी पेरम्बदूर जैसे शहर आज भी इस कला का जीता जागता नमूना है। इसके अलावा गांव-गांव और हर प्रांत में स्थानीय पर्यावरण व बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी के आधार पर विविध किस्म के घर इस देश में बना करते थे। जैसे राजस्थान में पत्थर की हवेलियां, मिट्टी के सुंदर घर, केरल व आसाम में लकड़ी व बांसों से बने घर। आज हम टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ताजमहल, आमेर फोर्ट, पुरानी हवेलियां व किले इत्यादि गर्व से विदेशियों को दिखाते हैं, लेकिन उनके बनाने वालों से आज सादे घर बनाने तक का अधिकार सरकार ने छीन लिया है। अब इनमें से ज्यादातर सिर्फ मजदूर व कारीगरों के रूप में यानी बढ़ई, मेसन, ईंटा गारा ढोने का काम करते हैं। We are not merely craftsmen, we are also designers. This fact is actually suppressed now, which I am not able to tolerate. We can design, we can build, we can do a lot of decorative aspects of the building also. So if we examine like that, we will find only our people, but they are experiencing a kind of subordination. We were classified under Sudras. Are we Sudras? We belong to a very big Vedic culture. गणपति जी हिंदुस्तान के जाने माने स्थपति हैं जिन्होंने देश विदेश में कई नामी मंदिर बनाए। स्थपतियों की विद्या के अपने विशिष्ट शास्त्र रहे हैं। स्थपति की हैसियत तक पहुंचने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की तरह किताबी या शास्त्र ज्ञान तो चाहिए ही, लेकिन साथ साथ उनको शिल्प कला यानी पत्थर का काम व सूत्रधार ज्ञान यानी कैलकुलेशन और मेजरमेंट का ज्ञान भी जरूरी है। मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की तरह स्थपति सिर्फ नक्शे ही नहीं बनाते, बल्कि इमारतें बनाने के लिए हर जरूरी कला व निपुणता प्रैक्टिस द्वारा हासिल करते हैं। पश्चिमी आर्किटेक्चर को अपनाने के साथ हमारे पॉलिसी मेकर्स ने स्थपतियों से डिजाइन व प्लानिंग का हक छीन लिया, सिर्फ इसलिए कि ये भारत की अपनी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन का ज्ञान रखते हैं। पश्चिमी ज्ञान पर आधारित आर्किटेक्चर की डिग्री इनके पास नहीं है। Because of this kind of seclusion during
the past 300 years under foreign rule, we have lost our rights also. If I were to design any building, secular, there is no country's law to defend me and also encourage me to do all these things. Previously, you know that these Vishwakarmas are capable of building that very big temples like in Tanjore and all these things, because these Rajas and other rich people have given enough monument, enough support. They can jolly well think about only that art, nothing else, not thinking about the family problems at all. They have given full freedom. That's why they are thinking about more about that culture, more about the art. Now there is nobody else, because they have to fight for their livelihood. Question of survival comes. विश्वकर्माओं में बढ़ई जाति को कोई आधुनिक ग्रुप डिस्प्लेस नहीं कर पाया, विशेषकर बारीक डेकोरेटिव वुडवर्क के क्षेत्र में। लेकिन कम कमाई और लो स्टेटस के कारण कारपेंटर्स के पढ़े लिखे बच्चे इस काम से निकलते जा रहे हैं। बढ़ई लोग सिर्फ इमारतें, फर्नीचर इत्यादि ही नहीं बनाते, ये लोग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहे। शिप बिल्डिंग का ही उदाहरण लीजिए, जो कि कारपेंटर्स में असाड़ी जाति की विशेषता रही है। ये लोग आज भी अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर छोटे मोटे औजारों से सैकड़ों टन कार्गो ढोने वाले वेसल्स और फिशिंग बोट्स बना रहे हैं। Whatever little of shipbuilding is left, still it is being done by Asari, who have been building ships of the size of something like 300 tons. So majority, major part of the cargo movement till about 30-40 years back was done by them. They are majorly the coasters, going along the coast, starting from the east coast, going through Sri Lanka and going towards the west coast of India up to Gujarat. So their knowledge is perfect, navigation knowledge is perfect, and their ships can withstand the kind of rough weathers and whatnot. But today what is happening? That traditional cargo vessel is totally, the knowledge is decreasing, and there are very few conies, as they are called. These cargo vessels are being built. आज हम ये सादी नौकाएं बना रहे हैं। पहले हमारे जहाज विदेशों में भी जाया करते थे। आजकल हमारे बहुत से लोग अरबी देशों में आम मजदूर बनकर जा रहे हैं। अगर हमें काम मिलता रहे तो हमें अपना पेशा छोड़ने की क्या जरूरत है। अमृतलिंगम जी तमिलनाडु के कोस्टल शहर कड्डलोर में रहते हैं। वो पारंपरिक नौका बनाने वाली असाड़ी जाति से हैं। साल में ये करीब 30-35 कार्गो शिप और ट्रॉलर ऑर्डर पर बनाते हैं। लेकिन इनकी बातों से भी यही लगता है कि इनके परिवार में इस हुनर व व्यवसाय को चलाने वाली यही आखिरी पीढ़ी होगी। इस काम में ना तो नियमित आय मिलती है और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा। इसीलिए हम अपने बच्चों को इस काम में नहीं डालना चाहते। मैं खुद भी ये काम छोड़ना चाहता हूँ। 20 साल पहले तक भी इसमें अच्छी कमाई थी, पर आज बहुत कम आमदनी रह गई है। Basically, they are carpenters. One section of that has specialized in boat building. With the decreasing shipbuilding activity, they have reversed back as ordinary carpenters, rather than going into, by extension, into the modern shipbuilding industry. Unfortunately, their knowledge could have been absorbed into the modern shipbuilding industry, that could have been utilized. The positive features of the technology could have been easily used, but that's not done. ये इसलिए कि मॉडर्न शिप इंडस्ट्री के लिए वेस्टर्न पैटर्न की इंजीनियरिंग डिग्रियां इनके पास नहीं है। इनमें से बहुत से आम बढ़ई का काम करने लगे हैं। कुछ लोग डॉकयार्ड्स में आम मजदूर या फिर छोटे मोटे मछियारे बन गए हैं, और कईयों के हिस्से में तो सिर्फ मछली लोडिंग का काम रह गया है। किसी समय हिंदुस्तान अपने मर्केंटाइल वेसल्स के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन देश के अंदर भी माल वाहन और यातायात के लिए छोटे बड़े जहाज व नौकाएं प्रमुख साधन हुआ करती थी। इस इंडस्ट्री की अवहेलना करके हमने देश में एक बहुत ही इनएफिशिएंट व विनाशकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया है।